सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता पर। और भारतीय न्याय संहिता की हमने कुछ क्लासें और कर ली, यानी कि ऐसे मान लो 5-7 क्लास हो गई हैं। तो उससे आगे आज हम चर्चा करेंगे। धारा 27 तक हमने पिछली जो क्लास जो थी उसमें देखा था, उससे आगे की चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। धारा 28 के बारे में जिक्र करते हैं आज। भारतीय न्याय संहिता जिसको बीएनएस 2023 की धारा 28 क्या बोलती है? यह धारा हमें बताती है कि कानून की नजर में कब सहमति को सहमति नहीं माना जाता। ठीक है, यानी कि कानून की नजर में जो सहमति जो होती है, यानी कि सहमति से जो कार्य किया गया है, वो कब सहमति नहीं मानी जाएगी, इसके बारे में धारा 28 हमको बताती है कि कोई काम अगर सहमति से किया गया है तो वो कब सहमति नहीं माना जाएगा अपवाद में। ठीक है, यानी कि किसी ने डरा धमका के आपसे कोई काम करवा लिया, ठीक है, तो वो किया तो उसने सहमति से है, लेकिन कानून उसको सहमति नहीं मानता। क्यों? क्योंकि डरा धमका के किया है। तो ये धारा 28 की ये बताती है कि कब किसी बात में कोई सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। आइए चर्चा करते हैं कब नहीं माना जाएगा। पहला है डर या गलतफहमी। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी नुकसान के डर से या किसी गलत बात यानी कि तथ्य के भ्रम को सच मानकर हां कहा और सामने वाले व्यक्ति को यह पता है कि यह सहमति डर या धोखे के कारण दी गई है, तो ऐसी सहमति को वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि धारा 28 बीएनएस की धारा 28 बोलती है कि डर या गलतफहमी अगर किसी व्यक्ति ने किसी नुकसान के डर से या किसी गलत बात यानी कि तथ्य के भ्रम को सच मानकर हां कहा है और सामने वाले व्यक्ति को यह पता है कि यह सहमति डर या धोखे के कारण दी गई है, तो ऐसी सहमति को वैध यानी कि सही नहीं माना जाएगा और न्याय यानी कि कानून इसे सही नहीं मानता। पहली बात तो है ये। ठीक है, तो डर या गलतफहमी में दी गई सहमति नहीं मानी जाएगी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, समझ की कमी। भाई, अगर सहमति देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार या नशे में है तो इस कारण वह यह नहीं समझ पा रहा कि वह किस चीज के लिए सहमति दे रहा है या उसका नतीजा क्या होगा, तो ऐसी सहमति मान्य नहीं है। भाई पॉइंट नंबर 2। भाई ठीक है, तो पहली सहमति तो वो नहीं मानी जाएगी या गलत जो डर और गलतफहमी में दी गई हो। बात नंबर 2, दूसरी सहमति वो नहीं मानी जाएगी, समझ की कमी है, जिसमें जो इंसान मानसिक रूप से क्या है, बीमार है या नशे में है, तो नशे वाला जो व्यक्ति है वो सहमति देगा तो उसको यही नहीं पता कि इसका नतीजा क्या होगा और मैं क्या सहमति दे रहा हूं, नशे में कुछ भी बोल दे वो, तो वो सहमति भी नहीं मानी जाएगी। बात नंबर 3, उम्र। सहमति के बारे में उम्र भी देखना होता है। अगर सहमति देने वाला व्यक्ति 12 साल से कम उम्र का बच्चा है तो कानून उसे सहमति देने के लिए सक्षम नहीं मानता। ठीक है, जब तक कि किसी खास मामले में इसका अर्थ कुछ और न हो। ठीक है, यानी कि खास मामला कौन सा? खास मामला जैसे पोक्सो एक्ट है, उसमें अगर किसी पीड़ित के साथ या 10 साल की है और उसके साथ अपराध हो गया, ठीक है, तो वो पुलिस को क्या देगी, वो बयान देगी, तो वो खास मामला हो गया, उसकी सहमति से दे रही वो। ठीक है, तो उम्र भी देखी जाती है। अगर सहमति देने वाला व्यक्ति 12 साल से कम उम्र का बच्चा है तो कानून उसे सहमति देने के लिए
सक्षम नहीं मानता जब तक कि किसी खास मामले में इसका अर्थ कुछ और न हो। तो पहली बात, सहमति सहमति कब नहीं मानी जाएगी? डर या गलतफहमी में। समझ की कमी है तो भी सहमति नहीं मानी जाएगी। मानसिक विकृत है या वो नशे में है, अगर उम्र 12 साल से कम है, बच्चा है, तो उसकी भी सहमति मान्य नहीं है भाई। ठीक है। कानून तभी सहमति को असली मानता है जब वह बिना किसी डर, बिना किसी धोखे और पूरे सूझबूझ के साथ दी गई हो। तो सहमति जो है, पहली कौन सी सहमति नहीं मानी जाएगी? एक तो डर या गलतफहमी में दी गई हो, दूसरी समझ की कमी हो, तीसरी उम्र देखी जाती है भाई। ठीक है, ये हमने देखी। कानून तभी सहमति को असली मानता है जब वह बिना किसी डर, यानी कि किसी प्रकार का डर हो नहीं, धमकी देके कोई काम नहीं करवाया, डर दिखा के कोई काम नहीं करवाया, बिना किसी धोखे और पूरी सूझबूझ के साथ दी गई हो, वो सहमति कानून मानता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण के जरिए कानून यह समझना चाहता है कि सहमति कब धोखे वाली नहीं मानी जाएगी भाई। उदाहरण देखते हैं, क्या मामला था भाई। उदय बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का मामला था। आरोपी ने लड़की को शादी का वादा किया था। तो उदय बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, उदय नाम का कोई व्यक्ति था, उसने किसी लड़की से के साथ शादी का वादा किया था। ठीक है भाई, और फिर उसके साथ क्या बना लिया, शारीरिक संबंध बना लिए भाई उसने, जिससे वह क्या हो गई, गर्भवती हो गई। ठीक है भाई, गर्भवती हुई। हकीकत क्या थी? लड़की को यह बात अच्छी तरह पता थी कि वे दोनों अलग अलग जाति के हैं और उनके माता पिता कभी भी उनकी शादी के लिए मानेंगे नहीं भाई। ठीक है, कानूनी फैसला क्या हुआ? लड़की ने जो सहमति दी उसे धोखे के कारण दी गई सहमति नहीं माना गया भाई। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि वह खुद जानती थी कि शादी होना लगभग नामुमकिन है, फिर भी उसने अपनी मर्जी से संबंध बनाए। ये फैसला दिया न्यायालय ने। कानून यहां यह, क्योंकि वो जानती थी कि दोनों अलग अलग जाति के हैं। ठीक है, शादी होना नामुमकिन है, करवाएंगे नहीं। ठीक है, कानून यहां यह कह रहा है कि अगर व्यक्ति को तथ्य पहले से पता है, यानी उसे पता है कि शादी नहीं हो सकती, तो बाद में यह नहीं कहा जा सकता कि उसे शादी का झांसा देकर या गलतफहमी में रखकर सहमति ली गई थी। यह बात इस केस में कही गई, उदय बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के केस में। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यह कानून में सहमति और बचाव यानी कि डिफेंस के फर्क को बहुत अच्छी तरह से समझती है। एक केस और देखते हैं, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम नौशाद का केस था भाई। यह मामला क्या था? यह मामला धोखे से ली गई सहमति का था भाई। ठीक है, और धोखे से ली गई सहमति धारा 28 कानून नहीं मानता भाई। क्या हुआ था भाई? आरोपी ने महिला को शादी का पक्का वादा किया था भाई कि शादी करूंगा। इसी भरोसे पर महिला ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और महिला गर्भवती हो। बाद में आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया भाई। तो ये धोखे से ली गई सहमति थी। कानूनी फैसला क्या था? शादी का वादा किया था पूरा, क्योंकि सहमति थी। अदालत ने माना कि महिला को सहमति स्वतंत्र नहीं थी भाई, क्योंकि वह एक झूठ और धोखे यानी कि भ्रम का जो तथ्य जो है पर आधारित थी। इसीलिए इसे कानून की नजर में सही सहमति, वैध सहमति नहीं माना गया। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम नौशाद का केस था।
एक केस और देखते हैं हम इससे आगे, शिवकिन का मामला। भाई यह मामला सहमति के आधार पर मिलने वाले कानूनी बचाव का है। क्या मामला था ये? क्या हुआ? क नामक व्यक्ति ने खुद ख को चुनौती दी या आमंत्रित किया कि वह उस पर धारदार हथियार चलाकर देखिए। भाई ठीक है, ये शिवकिन का मामला था। इसमें क्या कहा गया, एक व्यक्ति जो था क, वो ख को बोलता है कि मेरे को चोट नहीं लगती धारदार हथियार से, तुम मेरे हथियार चला के देखो। ठीक है भाई, क्योंकि क को विश्वास था कि उसे चोट नहीं लगेगी धारदार हथियार से। अब ख ने क्या किया, ख ने वार किया भाई चाकू से, धारदार हथियार से, जिससे क क्या हो गया, घायल हो गया। ठीक है, लेकिन सहमति तो उसने खुद ने दी थी कि तुम आओ और मेरे को मारो, मेरे को लगेगी नहीं। और बाद में अत्यधिक रक्त बहने के कारण उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई भाई। ठीक है, अब कानूनी फैसला क्या है इसमें? यहां ख को दोषी नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया ख को दोषी? उसे धारा 25 भारतीय न्याय संहिता की धारा, ये जो धारा 87 जो है ये आईपीसी की थी उस समय। ठीक है, तो ख को दोषी क्यों नहीं माना गया? क्योंकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 के तहत सुरक्षा दी गई है। इसका कारण यह है कि ख ने कोई आपराधिक इरादे से ऐसा नहीं किया था, बल्कि क ने खुद अपनी मर्जी से सहमति देकर उसे ऐसा कराने के लिए कहा था। ठीक है, तो यहां पर जो ख जो है वो दोषी नहीं होगा, क्योंकि धारा 25 जो है भारतीय न्याय संहिता की उसको बचाव देती है कि सहमति से कोई कार्य करना वो क्या है, अपराध नहीं है। ठीक है, यदि सहमति धोखे या झूठ पर आधारित है तो कानून उसे नहीं मानता। भाई नौशाद का केस में ये बात कही गई थी। ठीक है, कि सहमति किस पे है, धोखे या झूठ पर आधारित है तो कानून उसे सहमति नहीं मानता। लेकिन यदि सहमति किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी या जोखिम लेने के फैसले से दी गई है, जैसे कोई खेल या स्टंट, तो इसमें क्या हो रहा था, ये खेल ही मान रहा था शिवकिन कि मेरे को लगेगी नहीं, उसको विश्वास था कि तुम मारो। लेकिन अगर सहमति किसी व्यक्ति की अपनी मर्जी या जोखिम लेने के फैसले से दी गई है, जैसे कोई खेल हो रहा, खेल में वो बोलते हैं कि चक्कू ऐसे मारो, तो कानून उसे एक बचाव के रूप में ही देखता है। जैसे केस था शिवकिन का केस, धारा 25 क्या देगी, बचाव देगी। ठीक है, तो धारा 28 चल रही है, धारा 28 में धारा 25 का उदाहरण बता दिया। आइए आगे चर्चा करते हैं। शिक्षकों के लिए नियम क्या है भैया? तो जो शिक्षक जो है किसी बच्चे को मारते हैं तो उनके लिए नियम क्या है? गाटे और नेटेशन के मामले। भाई इन मामलों में अदालत ने यह साफ किया कि अगर कोई जो अध्यापक जो है, प्रिंसिपल जो है, स्कूल में बच्चों में अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी छात्र को युक्तियुक्त शारीरिक दंड देता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसे दंड को कानून की धारा किसमें बात कही गई, रक्षा दी गई है, धारा 26 बीएनएस की धारा 26 में क्या दी गई है, सुरक्षा दी गई है। भाई इसको सुरक्षा मिली हुई है। ध्यान दे कि यहाँ सद्भावना पूर्वक यानी कि अच्छी नीयत से अध्यापक क्या कर रहा है, मार रहा है, इसलिए धारा 26 में क्या, सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। ठीक है, तो अच्छी नीयत से अगर कोई शिक्षक बच्चे को अनुशासन में लाने के लिए मार रहा है तो धारा 26 उसको क्या देती है, बचाव देती है। दंड देना जरूरी नहीं है। ठीक है, सहमति का मतलब, इन सब उदाहरणों को देखने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि कानून में सहमति को आपराधिक आरोपों से बचाने का एक बहुत अच्छा और मजबूत बचाव माना गया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने अपनी मर्जी से कोई काम करने की इजाजत दी है तो सामने वाले व्यक्ति को आमतौर पर सजा नहीं होती, बेशर्ते वह सहमति किसी धोखे या डर के बिना की दी गई हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम धारा 29 की। यह तो धारा थी 28।
अब बात करते हैं धारा 29 क्या बोलती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 29 सहमति कब काम नहीं आती भाई, इसके बारे में विवरण बात करती है। धारा 28 तो बोलती है कि कब जो सहमति जो है सहमति नहीं मानी जाएगी, और धारा 29 बोलती है सहमति कब काम नहीं आती। आइए देखते हैं। मुख्य बात है सहमति हर जगह ढाल नहीं बनती। यह धारा कौन सी धारा 29, ठीक है। धारा 29 कहती है कि जो काम करने की नजर में अपने आप में ही अपराध है, यानी कि जो काम जो है कानून की नजर में अपने आप में ही अपराध है, उसे सिर्फ इसलिए सही नहीं माना जा सकता कि सामने वाले ने उसके लिए अपनी सहमति दी थी भाई, ठीक है। तो सहमति जो है कब ढाल नहीं बनती, तो कानून की नजर में कोई बात है, कानून की नजर में कोई काम पहले से ही अपराध है और उसकी सहमति दे रहा है वो, तो वो सहमति ढाल नहीं बनती। अब कोई किसी को 10,000 रुपये दे दे कि फलाने को मुंह मार दे, तो मारना कानून में पहले से ही अपराध है, बेशक उसने सहमति दी हो, तो सहमति ढाल बन ही नहीं सकती। ऐसे नहीं बोल सकते थे कि उसने बोला था मैंने मार दिया, ऐसा नहीं है। तो सहमति कब ढाल नहीं बनती, धारा 29 में ये बात कही गई है कि सहमति कब काम नहीं आती भाई, ठीक है। तो धारा 29 कहती है कि जो काम कानून की नजर में अपने आप में ही अपराध है, स्वत अपराध है, उसे सिर्फ इसलिए नहीं माना जा सकता कि सामने वाले ने उसके लिए अपनी सहमति दी है भाई। सहमति का दायरा भाई, सहमति का दायरा कहां तक है, आइए देखते हैं। सहमति केवल उन कार्यों को क्षमा कर सकती है जो अन्यथा एक अपराध माने जाते हैं, जैसे किसी खेल में चोट लगाना भाई, ठीक है। लेकिन ऐसे अपराधों में सहमति काम नहीं देती जो पहले से क्या है कानून की नजर में अपराध है भाई, ठीक है। सीमित अधिकार भाई, यदि कोई कार्य बिना किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए भी कानूनन अपराध है, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा काम है जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना ही क्या है कानूनन अपराध है, कानून उसको अपराध मानती कोई काम को, लेकिन किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, तो उस व्यक्ति या उसके संरक्षक को सहमति उस कार्य को कानूनी नहीं बना सकती भाई, ठीक है। तो क्या है सीमित अधिकार, तो सीमित अधिकार क्या है, यदि कोई कार्य बिना किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, यानी कि आपने किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया नहीं, ठीक है, फिर भी वो कानून की नजर में क्या है अपराध है, तो उस व्यक्ति या उसके संरक्षक की सहमति उस कार्य को कानूनी नहीं बना सकती, ठीक है। जैसे हम किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, ठीक है, तो वो कानून की नजर में क्या है अपराध है, लेकिन उसको नुकसान नहीं हुआ, उसकी ख्याति को नुकसान हुआ वो, तो ये सहमति भी क्या है कानून की नजर में अपराध है। ये धारा 29 में बात कही गई है। बात आगे बात करते हैं हम, उदाहरण से समझते हैं। गर्भपात का दृष्टांत भाई, कानून में गर्भपात कराना अपने आप में एक अपराध है भाई, ठीक है। तो ये गर्भपात कराना अपने आप में अपराध है, लेकिन महिला इसके लिए क्या दे रही है, सहमति दे रही है, तो सहमति वो माने नहीं होगी क्योंकि कानून में वो काम अपराध है, ठीक है। कानून में गर्भपात कराना अपने आप में एक अपराध है जब तक कि वह महिला की जान बचाने के लिए न किया गया हो। अगर किसी महिला की जान के ऊपर बात आई है तो उसको जान को बचाने के लिए गर्भपात करा सकती है, वो सहमति मान्य होगी। लेकिन बिना बात के, ठीक है, गर्भपात कराना, सामान्य स्थिति में गर्भपात कराना क्या है, कानून अपराध है, अगर उसने सहमति से ही क्यों न करवाया। अगर कोई महिला या उसका संरक्षक गर्भपात के लिए अपनी सहमति भी दे दे तब भी वह अपराध ही रहेगा। यहां सहमति इस बात का बचाव नहीं बन सकती कि कार्य महिला की मर्जी से हुआ था, क्योंकि वह कार्य ही मूल रूप से प्रतिबंधित या अपराध है,
तो आप ये नहीं कह सकते कि सहमति से किया था कोई गर्भपात, क्यों किया था। ठीक है, तो ये एक उदाहरण था। धारा 29 में ये बात कही गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सहमति केवल उन्हीं कार्यों के लिए बचाव बन सकती है जो किसी को निजी नुकसान यानी कि अपहानि पहुंचाते हैं। लेकिन यदि कोई काम समाज या कानून के खिलाफ स्वतः अपराध की श्रेणी में आता है तो किसी को भी सहमति उस अपराध को कानूनी रूप से जायज नहीं ठहरा सकती। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यह धारा 29 तक हमने बात की। अब बात करते हैं धारा 30। भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 एक बहुत ही मानवीय कानून है जो इमरजेंसी या संकट के समय के लिए बनाया गया है। ठीक है, धारा 30 यह कहती है कि अगर आप किसी का भला करने के लिए उसकी बिना सहमति के भी कोई काम करते हैं तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक, धारा 30 इंपॉर्टेंट धारा है, इमरजेंसी या संकट के समय बनाई गई है। ठीक है, क्या कहती है धारा 30? धारा 30 ये कहती है कि अगर आप किसी का भला करने के लिए अगर किसी की सहमति नहीं लेते, किसी की सहमति के बिना भी काम करते हैं तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं ये देखते हैं। किन शर्तों के आधार पर यह धारा लागू होती है? धारा 30 में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 30। यह बचाव तब मिलता है, कब मिलता है यह बचाव? कार्य उस व्यक्ति के फायदे यानी कि भले के लिए किया गया हो, बात नंबर 1। ठीक है, यानी कि जिसके खिलाफ कार्य किया जा रहा है उस व्यक्ति के भले के लिए किया गया हो कार्य, तब धारा 30 का लाभ मिलता है। बात नंबर 2, यानी कि आपने सहमति नहीं ली और कार्य उसके भले के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, वो अपराध नहीं होगा। मान लो कोई एक्सीडेंट होगा और आप वो चेत में है नहीं, आप उसको उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ठीक है, बार बार CPR दे रहे हैं कि उसके भले के लिए कि जो ये छाती दबा रहे हैं, इसलिए दबा रहे हैं कि बच जाए वो, तो आपका ये मकसद नहीं है कि वो वहां पे एक्सपायर हो जाए। तो कार्य उस व्यक्ति के फायदे के लिए हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? काम सद्भावना पूर्वक यानी बिना किसी गलत इरादे के किया गया हो। 2 बात होगी। बात नंबर 3, हालात ऐसे हो कि वह व्यक्ति अपनी सहमति देने में असमर्थ हो, जैसे बेहोश हो। ये बात हमने पहले ही कर ली। उस समय वहां उसका कोई संरक्षक मौजूद हो जिससे आप सहमति ले सकें। पॉइंट नंबर 4 हो गए भाई। ठीक है, अगर संरक्षक नहीं है और आपने भलाई के लिए काम किया है तो भी वो अपराध नहीं है। आइए आगे चर्चा करते हैं। इस नियम की सीमाएं कहां तक है? धारा 30 की सीमाएं कहां तक है? परंतु यह काम आप नहीं कर सकते। आइए देखते हैं क्या सीमाएं हैं। भले ही आप किसी का भला करना चाह रहे हो, लेकिन कानून इन 4 स्थितियों को आपको सुरक्षा नहीं देगा। ठीक है, तो अगर 4 स्थितियों में आप ये काम कर रहे हैं तो कानून आपको सुरक्षा नहीं देगा। बात नंबर 1, जानबूझकर हत्या। आप किसी को जान लेने या जान लेने की कोशिश करने के लिए इस कानून का सहारा नहीं ले सकते। ठीक है, कैसे नहीं ले सकते? आप जानबूझकर हत्या नहीं कर सकते किसी की। आप किसी की जान लेने या जान लेने की कोशिश करने के लिए इस कानून का सहारा नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 1। उदाहरण कौन सा? उदाहरण गर्भपात वाला। गर्भ में कौन सा है? गर्भ में बच्चा है। ठीक है, गर्भ में बच्चा है तो आप कोशिश ये करेंगे कि उसको बचाया जाए, ये नहीं कि उसको मारा जाए। बात नंबर 2, जान का जोखिम। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे किसी की मृत्यु होने की पूरी संभावना हो, सिवाय इसके कि आप किसी
जान बचाने या किसी गंभीर बीमारी अंग की खराबी को दूर करने के लिए ऐसा कर रही हो। ठीक है, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे क्या हो, जान का जोखिम। बात नंबर 3, जानबूझकर चोट पहुंचाना। आप किसी को चोट पहुंचाने या चोट पहुंचाने की कोशिश करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि वह काम किसी की जान या गंभीर चोट से बचाने के लिए न हो। अगर गंभीर चोट और बचाने के लिए तो सही है, लेकिन जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा सकते आप। बात नंबर 4, अपराध के लिए उकसाना। आप किसी ऐसे काम के लिए किसी को उकसा नहीं सकते जो खुद ये क्या है, अपराध है। तो इस नियम की ये सीमाएं हैं धारा 30 की। आइए देखते हैं, उदाहरण बताते हैं आपको इसका। एक डॉक्टर साहब का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल होकर बेहोश हो गया भाई। ठीक है भाई, डॉक्टर तुरंत उसकी सर्जरी करता है ताकि उसकी जान बच सके भाई। चूंकि वह व्यक्ति होश में है और सहमति देने में क्या है, असमर्थ है। बेहोश है और सहमति देने में क्या है, असमर्थ है। इसलिए डॉक्टर साहब का यह काम अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, उनका बचाव क्योंकि उसकी भलाई के लिए किया। बाघ वाला उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति किसी को बाघ से बचाने के लिए उस पर गोली चलाता है, किस पर, बाघ पर, और भले ही उस व्यक्ति को गोली से थोड़ी चोट लग जाए, लेकिन डॉक्टर या बचाने वाले का इरादा जान लेने का नहीं था भाई, तो यह अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो गोली लग गई तो वो मर गया, तो लेकिन बचाने का था, बाघ से बचाने का था, इसलिए तो गोली चलाई नहीं, वो क्यों चलाता। यह कानून डॉक्टरों और उन लोगों की रक्षा करता है जो बिना सहमति के किसी की जान बचाने या गंभीर बीमारी से निकालने के लिए नेक इरादे से काम करते हैं भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं भाई। धारा 23 उदाहरण देखते हैं। सहमति के बिना किसी के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य को बहुत अच्छे से समझते हैं। इनका मुख्य सार यह है कि अगर आप किसी की जान बचाने या उस भला करने के लिए नेक इरादे से कोई काम करते हैं तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही उसमें अनजाने में कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन काम तो आपने नेक इरादे से किया, लेकिन अनजाने में नुकसान हुआ है। उदाहरण देखते हैं अब, सर्जरी का मामला में। एक डॉक्टर है, उसने बेहोश व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसकी मर्जी का इंतजार किए बिना, मर्जी कैसे देता, बेहोश है वो, किए बिना उसकी सर्जरी की भाई। ठीक है भाई, डॉक्टर ने उसकी भलाई के लिए सर्जरी करी। यहाँ डॉक्टर का इरादा जान बचाने का था और उसने यह काम नेक नीयत से किया, इसलिए उसने कोई अपराध नहीं किया, चाहे उसने अपनी सहमति नहीं ली हो मरीज की। बात नंबर 2, बाघ से बचाना। एक व्यक्ति का लक्ष्य दूसरे व्यक्ति को बाघ जो है उससे बचाना था। ठीक है भाई, भले ही व्यक्ति को पता था कि गोली दूसरे व्यक्ति को लग सकती है, जो बचा रहा था उसको, जो बाघ से बचा रहा था उसको ये पता था कि गोली इसको लग सकती है। ठीक है, लेकिन उसका इरादा ये था, उसको गोली मारना नहीं था बल्कि बाघ से बचाना था। क्योंकि उसने यह काम उसको बचाने के लिए किया था, तो ये क्या है, अपराध नहीं है। ठीक है भाई। बात नंबर 3, शिशु की आपातकालीन सर्जरी। यहाँ डॉक्टर के पास शिशु के माता पिता या संरक्षक से अनुमति लेने का समय नहीं था। जान बचाने के लिए उसने तुरंत ऑपरेशन किया, क्योंकि उसने शिशु के फायदे के लिए और नेक नीयत से यह काम किया। तो शिशु हो रहा था तो डॉक्टर को लगा कि ऑपरेशन की जरूरत है, तो वो सहमति तक जाता, तब तक तो समय बीत जाता। उसने पहले ही क्या कर दी, सर्जरी कर दी सहमति लिए बिना। क्यों? क्योंकि नेक काम के लिए इरादा था, इसलिए उसने कोई अपराध नहीं किया। आग से बचाना भाई। यहाँ कै शिशु को जलती हुई इमारत से बचाने की कोशिश कर रहा भाई। एक इमारत जल रही है, वहां पे कोई का व्यक्ति है, वो शिशु को बचाने के लिए कोशिश कर रहा। उसे पता है कि गिरने से शिशु को चोट लग सकती है या वह मर भी सकता है, लेकिन उसका इरादा शिशु को मारना नहीं बल्कि आग से बचाना था। इसे भी अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि बचाने के लिए उसने ऊपर से गिरा था उसको।
इन सभी मामलों में दो चीजें कॉमन है, सद्भाव पूर्वक और फायदे के लिए। भाई काम करने वाले का इरादा बुरा नहीं था, वह काम उस व्यक्ति के फायदे या जान बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। धारा 30 का मुख्य उद्देश्य उन डॉक्टरों और मददगारों को कानूनी सुरक्षा देना है जो किसी की जान बचाने के लिए जोखिम उठाते हैं। ठीक है, यह धारा मुख्य रूप से डॉक्टरों के लिए है ताकि वे किसी मरीज की जान बचाने के लिए उसकी मर्जी का इंतजार किए बिना या उसे सर्जरी के दौरान होने वाली तकलीफ के बावजूद इलाज कर सके। ठीक है, लागू होने के लिए 4 शर्तें जरूरी है। कानून कहता है कि यह सुरक्षा तभी मिलेगी जब ये 4 बातें साथ हों। कौन सी बातें? एक तो मरीज का फायदा, मरीज के फायदे में उसकी मर्जी के खिलाफ काम किया। एक सद्भाव होना में, ठीक है, दूसरा काम सही हो, और तीसरा क्या? सहमति की कमी। वह काम व्यक्ति की सहमति के बिना हुआ हो क्योंकि वह व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ था उस समय। ठीक है, यह धारा एक नेक नियत वाला बचाव है जो डॉक्टरों को बिना किसी कानूनी डर के आपातकालीन स्थिति में मरीज का इलाज करने की छूट देती है। कानून में सहमति के महत्व को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से बताया गया है और इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। सहमति, ठीक है। निर्दोष और अपराधी का अंतर क्या है? कानून में सहमति का मतलब है इजाजत देना या अपनी मर्जी से राजी होना। ठीक है, तो सहमति में कानून का मतलब है इजाजत देना या अपनी मर्जी से राजी होना। ठीक है, अब बात करते हैं निर्दोष और अपराधी का अंतर। निर्दोष और अपराधी का क्या अंतर है? कानून के नजरिए में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो सहमति के होने पर बिल्कुल सही यानी कि कानूनी होते हैं, लेकिन वही काम सहमति के बिना अपराध यानी कि जुर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे काम बहुत होते हैं जो सहमति के कारण होने पर वो कानून बन जाते हैं, कानूनी है, लेकिन कई काम ऐसे हैं जिनमें सहमति नहीं होती तो अपराध बन गई। ठीक है, हमने उदाहरण देखा था। ठीक है, आइए देखते हैं उदाहरण देखते हैं। जैसा बताया गया है, शारीरिक संबंध बनाना। ठीक है, तो सहमति से बनाया हो, अपने आप में अपराध नहीं है अगर वह दोनों की पूरी मर्जी सहमति से हो, लेकिन अगर वही काम बिना मर्जी या जबरदस्ती किया गया हो तो वह क्या बन जाएगा? बलात्संग यानी कि रेप जैसा गंभीर अपराध बन जाएगा। ठीक है, अगर सहमति से हो रहा है तो कानूनी सही है, और सहमति से नहीं हो रहा तो बलात्कार बन जाएगा, सीधी बात है। इसका सरल मतलब यह है कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है। ठीक है, अगर स्वतंत्र इच्छा तो सही है सब। यदि कोई इंसान अपनी मर्जी से किसी चीज के लिए हाँ कहता है तो कानून उसे उस काम के लिए सजा नहीं देता क्योंकि वह काम डरा धमका कर या जबरदस्ती नहीं किया गया। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो सहमति को स्वतंत्र इच्छा मानता है कानून, और सहमति जब है तो कानूनन सही है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 के बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। क्या बोलती है धारा? कानून यहां यह कह रहा है कि अगर दो बालिग यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग अपनी मर्जी से किसी ऐसी गतिविधि में शामिल होते हैं जिनमें हल्की चोट लगने का खतरा होता है, जो धारा 25 बोलती है, तो उस चोट के लिए सामने वाले को अपराधी नहीं माना जाएगा। यानी कि दोनों अपनी सहमति से काम करें। जैसे कोई खेल खेल रहे हैं, मुक्केबाजी का, बॉक्सिंग का खेल खेल रहे हैं, दोनों सहमति से खेल रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, दोनों अपनी सहमति से कर रहे हैं। ठीक है, अगर चोट लग गई हल्की फुल्की तो सामने वाला दोषी नहीं होगा। ठीक है, तो सामने वाला अपराधी नहीं माना जाएगा। भाई धारा 25 ये बचाव देती है। इसके 3 पॉइंट समझते हैं भाई। उम्र और सहमति। भाई यह नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो, इसमें उम्र की बहुत खास बात है, 18 साल से ऊपर की हो। बात नंबर 1, शर्त यह है कि उन्होंने अपनी मर्जी से चाहे बोलकर या इशारे से उस खेल
या काम का जोखिम उठाने के लिए हाँ कहा। ठीक है भाई। बात नंबर 2, गलत इरादा न हो। इस खेल में सामने वाले का इरादा आपको जान से मारना या बहुत गंभीर चोट यानी कि घोर उपत्ति पहुंचाना नहीं होना चाहिए। ठीक है। खेल खेल में लगी मामूली चोटें इस कानून के दायरे में सुरक्षित हैं। ठीक है। कुश्ती का उदाहरण लेते हैं। जैसा आपने बताया, दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तो वे पहले से जानते हैं कि लड़ते समय थोड़े बहुत चोट खरोच लग सकते हैं। यह उनकी सहमति होती है कि वे इस जोखिम को उठाएंगे। इसलिए अगर कुश्ती के दौरान किसी को चोट लग जाती है तो दूसरा पहलवान अपराधी नहीं है, क्योंकि वह जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वह खेल का ही हिस्सा है भाई। धारा 25 बोलती है। ठीक है। कानूनन खेल में मनोरंजन या ऐसी गतिविधियों में दी गई सहमति का सम्मान करता है जहां चोट लगना एक सामान्य और स्वाभाविक बात हो सकती है, बेशर्ते किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का इरादा न हो। तो धारा 25 इसमें क्या देती है, आपको बचाव देती है। ये धारा 25 का एक बार फिर से जिक्र कर लिया। आगे चर्चा करते हैं। इसके बारे में फिर से बात करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 के मूल सिद्धांतों और शिवकिन वाले केस का बहुत ही सटीक विश्लेषण। ठीक है, आइए देखते हैं। यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो है ये एक लैटिन सिद्धांत है जो व्यक्ति खुद जोखिम लेने के लिए तैयार है यानी कि सहमति दे, उस सिद्धांत पर ये लागू है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी, इस सिद्धांत पर ये क्या है, लागू है। कौन सी धारा 25 कि जो व्यक्ति जो है खुद क्या दे रहा है, जोखिम लेने के लिए सहमति दे रहा है, वे व्यक्ति जोखिम लेने के लिए खुद तैयार है भाई। ठीक है, वो सहमति दे रहा है, उस सिद्धांत पर ये लागू है धारा 25। इसके साथ हुए नुकसान के लिए वह किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता भाई। ठीक है, अगर व्यक्ति खुद क्या दे रहा है, जोखिम लेने के लिए खुद तैयार है, सहमति दे रहा है, तो इसके लिए किसी दूसरे को क्या है, दोषी नहीं ठहराया जा सकता भाई। धारा 25 बचाव देती है। इसके पीछे के दो मुख्य तर्क है, कौन से हैं? समय का निर्णय भाई। कानून मानता है कि आप अपनी भलाई और नुकसान को मुझसे बेहतर समझते हैं। ठीक है, कि मेरी भलाई क्या और मेरा नुकसान क्या, कानून कहता है ये बात। ठीक है, अगर आप किसी काम में अपना जोखिम देखते हैं तो आप खुद इसका फैसला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक अपवाद भी है, गर्भपात नहीं करवा सकते, खुद की सहमति, खुद जोखिम नहीं ले सकते उसमें, जब तक किसी की जान पर बात ना जाए। तो अगर आप किसी काम में अपना जोखिम देखते हैं तो आप खुद इसका फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं भाई। तो धारा 25 गर्भपात में आपको बचाव नहीं देगा। नुकसान की अनिच्छा भाई, कोई भी समझदार व्यक्ति जानबूझकर ऐसी चीज के लिए हाँ नहीं कहेगा जिसे वह अपने लिए हानिकारक मानता हो, ये कानून मानता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ये नहीं कहेगा कि मेरे को मारो भाई। ठीक है, जिसमें वो अपने आप को हानिकारक माने। इसलिए अगर आप किसी खेल या काम के लिए हाँ कह रहे हैं तो मान लिया जाता है कि आप जोखिम को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, शिवकिन का केस भाई एक बार फिर से स्पष्ट रूप से देखते हैं। क्या केस था? वही केस था, जोखिम उठा रहा था, उसको शक था कि मेरे को तलवार नहीं लगेगी, और सामने वाले को बोलता है कि आप मेरे पे वार करो, और वो वार करता है जिससे खून बह जाता है और उस शिवकिन नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है। क्या केस था, बात क्या थी? कै ने खुद खै को चुनौती दी कि वह उस पर तलवार या धारदार हथियार चलाकर देखे। कै को अपने ऊपर भरोसा था कि उसे चोट नहीं लगेगी। ठीक है भाई, परिणाम क्या हुआ? दुर्भाग्य से कै के वार से कै घायल हो गया और खून बहने के कारण उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। ये अदालत का फैसला आया। अदालत का क्या फैसला आया? धारा 25 का बचाव दिया गया। ठीक है, अदालत ने कै को दोषी नहीं माना क्योंकि कै ने न तो कै को मारा था और न ही कोई आपराधिक इरादा रखा था। कै ने खुद अपनी मर्जी से वह खतरा मोल लिया था भाई। ठीक है,
खुद बोला था कि मेरे को मारो, मैं जोखिम खुद ले रहा हूँ, सहमति दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे धारा 25 का बचाव मिल गया। आइए आगे बात करते हैं। कानून इस धारा के जरिए खेल और जोखिम भरे कार्यों को सुरक्षा देता है। अगर आप खुद किसी खेल या चुनौती के लिए हाँ यानी कि सहमति कह रहे हैं तो आप खेल के दौरान होने वाली चोटों का जोखिम भी साथ में ले रहे हैं। ठीक है, तो चोट भी आप भुगतोगे अगर आप हाँ कह रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 के उस हिस्से का बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्णन किया है जो चिकित्सीय सर्जरी के दौरान होने वाले जोखिमों को कवर करता है। आइए देखते हैं कौन सी। इसका मुख्य सार क्या है? यह नियम कहता है कि अगर डॉक्टर किसी मरीज की जान बचाने या उसे भयंकर दर्द से मुक्त दिलाने के लिए कोई ऐसी सर्जरी करता है जिसमें मृत्यु होने का खतरा है तो डॉक्टर को दोषी नहीं माना जाएगा, बेशर्ते कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्त? डॉक्टर का इरादा मरीज को मारना न हो। बात नंबर 1। बात नंबर 2, डॉक्टर का इरादा मरीज का क्या है? भला करना है। सर्जरी मरीज की सहमति से की गई हो। तीनों बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डॉक्टर अपराधी कैसे होगा? उदाहरण देखते हैं। कौन सा बचाव मिलेगा? बचाव 25 का। ख किसी बहुत ही दर्दनाक बीमारी से जूझ रहा है। ठीक है, अभी जूझ रहा है। अब डॉक्टर है क जिसे पता है कि सर्जरी जोखिम भरी है और इसमें मरीज की मौत भी हो सकती है। डॉक्टर की नीयत क्या है? डॉक्टर का इरादा व्यक्ति को मारना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे उस दर्दनाक बीमारी से आजादी करना है, आजादी दिलाना है। कानूनी बचाव क्या हो? चूंकि ख ने खुद अपनी मर्जी से यानी कि सहमति दी है कि आप मेरी सर्जरी करो, हाँ की है उसने, और डॉक्टर ने नेक इरादे से जोखिम उठाया, इसलिए यदि सर्जरी के दौरान ख की मौत भी हो जाती है तो डॉक्टर इसमें अपराधी नहीं है, दोषी नहीं है। ठीक है, धारा 25 का बचाव मिल जाएगा। आइए आगे चर्चा करते हैं। यह क्यों जरूरी है? अगर यह कानून नहीं होता तो कोई भी डॉक्टर जोखिम लेने से डरता और किसी भी मरीज की जान बचाने वाली जटिल सर्जरी नहीं हो पाती भाई। ठीक है, यह धारा डॉक्टरों को यह आत्मविश्वास और कानूनी सुरक्षा देती है जो भी मरीज जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। तो डॉक्टरों को क्या मिलती है? आत्म सुरक्षा मिल जाती है। धारा 25 डिफेंस करती है, जिससे आत्म सुरक्षा मिल जाती है डॉक्टरों को। अब बात करते हैं धारा 27 की। धारा 27 को भी एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ इसी के अंदर आ रही हैं तो देख लेते हैं। धारा 27 का हिस्सा भी, इसका उद्देश्य और हमने वहां पे भी देखा था। कौन सी धारा में? जो अध्यापक को क्या दे रही थी? सहमति दे रही थी। ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी धारा थी? यहाँ पे धारा 28 अध्यापकों को सहमति दे रही थी। ठीक है, और उसी के साथ हम धारा 27 के बारे में भी बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या। भारतीय न्याय संहिता की धारा 27 का हिस्सा जो धारा 28 में भी है। 28 में क्या है धारा के बारे में बताया। 27 क्या देती है? बचाव देती है भाई। ठीक है, इसका उद्देश्य उन बच्चों और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की रक्षा करना है जो खुद अपना भला बुरा नहीं समझ सकते। ठीक, तो धारा 27 बोलती है, धारा 27 का उद्देश्य क्या है? उन बच्चों और मानसिक रूप से जो बीमार जो व्यक्ति जो हैं उनकी रक्षा करना है जो खुद अपना भला बुरा नहीं सोचते। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यह धारा उन संरक्षकों या माता पिता को सुरक्षा देती है जो अपने बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के फायदे के लिए कोई निर्णय लेते हैं। ठीक है, अगर उस निर्णय के कारण उन्हें कोई मामूली नुकसान या चोट लग जाती है तो इसे अपराध नहीं माना जाता। और अध्यापक वाला उदाहरण यहीं पे फिट बैठता है, यहाँ पर भी फिट बैठता है। ठीक है, अगर अध्यापक व्यक्ति को बच्चों को
अगर अनुशासन में लाने के लिए थोड़ी बहुत सख्ताई करता है तो ये धारा उसको बचाव देती है अध्यापक। यह नियम कब लागू होता है? यह सुरक्षा आपको तभी मिलेगी, कब मिलेगी? उम्र 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए किया गया हो। ठीक है, यानी कि बच्चा क्या हो, 12 साल से कम हो, अगर उसकी भलाई के लिए ये काम किया गया है, उसको समझाया गया है, ठीक है, तो ये धारा आपको क्या देगी? बचाव देगी। बात नंबर 2, कार्य का मकसद उस व्यक्ति का भला करना था, ये नहीं कि उसको ही बुरा करना था, तो व्यक्ति के भले के लिए। सद्भाव भाई, आपकी नीयत बिल्कुल साफ हो भाई। सहमति भाई, यह कार्य बच्चे के माता पिता या उसके कानूनी संरक्षक की मर्जी चाहे बोलकर दी गई हो या इशारे में से किया गया हो। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। इसके परंतु ये काम आप नहीं कर सकते, तो ये बातें बताई थी 3। इसके परंतु यानी कि इसके अलावा आप ये काम नहीं कर सकते। कौन से काम? भले ही आप संरक्षक हैं और बच्चे का भला चाहते हैं, लेकिन इन 4 स्थितियों में आपका कानून के दायरे में फंस सकते हैं। कौन सी स्थिति है? जान लेने का इरादा। आप किसी भी स्थिति में बच्चे की जान नहीं ले सकते और न ही जान लेने की कोशिश कर सकते। ठीक है, अगर बच्चा, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को तो ये क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो पहली बात, जान लेने का इरादा, आप जान नहीं ले सकते। ठीक है, या जान लेने की कोशिश भी नहीं कर सकते। बात नंबर 2, मौत का खतरा। आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे बच्चे की मौत होने की पूरी संभावना हो भी, भले ही आप उसे बच्चे के फायदे के लिए कर रहे हो, जब तक कि वह उसकी जान बचाने या बीमारी ठीक करने के लिए न हो। ठीक है, अगर बीमारी है, ठीक है, तो उसके लिए आप जोखिम उठा सकते हैं। गंभीर चोट, आप बच्चे को गंभीर चोट पहुंचाने वाला कोई काम नहीं कर सकते, सिवाय तब जब वह किसी गंभीर बीमारी या अंग की खराबी के इलाज के लिए जरूरी हो। अगर अंग की खराबी है तो आप इजाजत दे सकते हैं कि बच्चे की जान बचाने के लिए अंग को क्या है, काटा जा सकता है। उकसाना भाई, आप बच्चे को किसी ऐसे अपराध के लिए इस्तेमाल या उकसा नहीं सकते जो खुद कानून की नजर में अपराध है। ठीक है, तो ये 4 स्थितियों में कानून भी आपको बचाव नहीं देगा। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा बीमार है और उसे ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर बच्चे के माता पिता से अनुमति लेता है और ऑपरेशन करता है। इस दौरान ऑपरेशन के घाव से उसे दर्द या तकलीफ होती है। ठीक है, चूंकि यह बच्चे के भले के लिए था और माता पिता की सहमति से हुआ, इसलिए इसे अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं भैया। आइए, धारा 27 के बारे में फिर से हम चर्चा कर ही रहे हैं। इसको आगे, यह बहुत ही स्पष्ट है। यह धारा बताती है कि संरक्षक जैसे माता पिता अपने बच्चे के भले के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सर्जरी वाला उदाहरण, सद्भावना पूर्वक सर्जरी की है। एक पिता अपने बच्चे की जान बचाने या उसे बीमारी से मुक्त दिलाने के लिए उसका ऑपरेशन करवाता है। ठीक है, अभी ऑपरेशन करवाता है। पिता और डॉक्टर दोनों को पता है कि ऑपरेशन में जोखिम है भाई, लेकिन उसकी भलाई के लिए कर रहे हो, बच जाएगा। इसमें जान जाने का खतरा हो सकता है, लेकिन इनका इरादा, इंटेंशन जो है, बच्चे को मारना नहीं बल्कि ठीक करना है भाई। बात नंबर 1, कानूनी स्थिति क्या है? चूंकि यह काम बच्चे के भले के लिए सद्भावना से किया गया है, इसलिए पिता और डॉक्टर दोनों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। यह अपराध नहीं है। ठीक है, बात नंबर 2, बलात्संग का उदाहरण, गैर कानूनी कार्य। क्या हुआ? यहाँ पिता अपनी 12 साल से कम उम्र की बेटी के साथ बहुत ही घिनौना काम करता है। ठीक है, वह पैसे के लालच में आकर दूसरे व्यक्ति को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के लिए उकसाता है। ठीक है, पिता ने पैसे ले लिए। ठीक है, पैसे ले लिए तो बेटी को उकसा रहा है कि इसके साथ दुष्कर्म कर लो, या उस व्यक्ति को उकसा रहा है, दूसरे व्यक्ति को, अपनी बेटी के साथ दूसरे व्यक्ति को उकसा रहा है। ठीक है, कि बेटी के साथ क्या कर दो, दुष्कर्म कर दो, क्योंकि पैसे लिए। कानूनी स्थिति क्या है? यह काम न तो बच्चे के लाभ के लिए है और न इसमें कोई सद्भावना है। यह तो एक क्या है, जघन्य अपराध है। इसलिए न तो पिता को और न ही उस व्यक्ति को
इस कानून अपवाद का कोई लाभ मिलेगा, उसे सख्त सजा मिलेगी दोनों को। ठीक है, सारांश क्या है इस धारा का? सीधा सा संदेश यह है, सुरक्षा केवल भलाई के लिए है। कानून केवल उन संरक्षकों की रक्षा करता है जो बच्चे का असली भला चाहते हैं और नेक नियत से काम करते हैं। अपराध को ढाल नहीं बनाया जा सकता। भाई अगर अपराध है तो अपराध को ढाल नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई संरक्षक होने का नाटक करके बच्चे को किसी अपराध में धकेलता है या उसके साथ बुरा व्यवहार करता है तो कानून उसे कतई माफ नहीं करेगा। भाई धारा 27 का फायदा नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई बचाव नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये जो धारा 28, 29 और 30 के बारे में हम चर्चा, बाकी तो वही है, घूम के आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये मिलती जुलती धाराएं हैं, उदाहरण इनके मिलते जुलते हैं, इसलिए ये भी हमको देखनी थी इनके साथ। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सब अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।